Why We Want You to Be Rich. Two Man One Message. Book by Donald Trump and Robert Kiyosaki. Introduction. डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि ज़्यादातर अमेरिकन्स के गरीब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। अपनी इकॉनमी को अच्छा दिखाने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापती है, पर पेपर मनी ज़्यादा होने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सबसे बुरी बात तो यह है कि स्कूल में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है। इस समरी में आप एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान के जैसा माइंडसेट रखना सीखेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं। अगर आपके पास सबसे ऊपर पहुंचने की हिम्मत और लगन है तो आप भी ट्रंप और कियोसाकी के जैसे बन सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं और यह समरी आपको बताएगी कि कैसे। इसके साथ ही आप अपनी प्रायोरिटीज को तय करना और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना भी सीखेंगे। कुछ लोगों के पास सपोर्ट करने वाली फैमिली होती है तो वहीं बाकियों ने बचपन से ही बहुत मुश्किलों का सामना किया होता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे हमेशा बुरे हालात में ही रहेंगे। आप जो भी चॉइस करते हैं उससे हमेशा आपका फ्यूचर तय होता है। डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी की बुराई करने वाले शायद बहुत सारे लोग हैं, पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ये दोनों खुद के दम पर अमीर और सक्सेसफुल बने हैं। वह अपने नॉलेज, स्किल्स और सबसे ऊपर पहुंचने की इच्छा की वजह से इतनी कंफर्टेबल जिंदगी जी पा रहे हैं। आप भी उनकी तरह बन सकते हैं और ट्रंप और कियोसाकी भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं कि आप अमीर बने। तो चलिए इस समरी में बताई गई बातों को समझना शुरू करते हैं। मिलियनेयर मीट्स बिलियनेयर। रॉबर्ट कियोसाकी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें एक बार डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का मौका मिला। दोनों की एक रियल एस्टेट एक्सपोजिशन में स्पीकर्स थे जिसे 24,000 लोगों ने अटेंड किया था। ट्रंप और कियोसाकी में पैसे कमाने का जादू था। दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर थे। कियोसाकी एक टॉप पर्सनल फाइनेंस ऑथर थे, वहीं ट्रंप एक टॉप बिजनेस ऑथर थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी कियोसाकी ट्रंप के सामने खुद को बहुत छोटा समझते थे। वह एक मिलियनेयर थे पर ट्रंप बिलियनेयर थे। ट्रंप एक अलग ही लीग में थे और कियोसाकी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी शुरुआत ही की है। इसलिए जब ट्रंप ने उनके सामने साथ मिलकर बुक लिखने का आइडिया रखा तब वह दंग रह गए। कियोसाकी के लिए यह चौंकाने वाली बात थी कि कैसे ट्रंप जैसे बिलियनेयर उनके साथ काम करना चाहते थे। कियोसाकी भी बेस्ट सेलिंग ऑथर थे पर ट्रंप के पास ज़्यादा दौलत थी। कियोसाकी ने बुक लिखने के आइडिया पर अपना जवाब देने में बहुत समय लिया था। ट्रंप के हिसाब से उन्होंने पहले ही कियोसाकी के पोटेंशियल को पहचान लिया था। उनसे मिलने के बहुत पहले ही ट्रंप ने कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वह इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड थे कि कियोसाकी ने कैसे चीज़ों को आसानी से समझाया था। ट्रंप का मानना था कि कियोसाकी उनकी तरह ही एक असली एजुकेटर और स्टोरी टेलर थे। ट्रंप कियोसाकी को पावर हाउस मानते थे। पहले तो उन्हें लगा था कि कियोसाकी बहुत डरावने टाइप के होंगे, पर जब वह उनसे मिले तब ट्रंप को इसका बिल्कुल उल्टा महसूस हुआ। कियोसाकी बहुत हम्बल थे और वह जहां भी रहते थे वहां अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी ले आते थे। ट्रंप ने देखा कि रॉबर्ट पढ़ाने में और अपनी नॉलेज शेयर करने में कितने सच्चे और पैशनेट थे, इसलिए दोनों में कुछ फ़र्क होने के बावजूद भी वह एक साथ काम कर पाए। जल्द ही कियोसाकी ट्रंप के ऑफिस गए और उन्होंने डिस्कस किया कि उन्हें किस बारे में लिखना चाहिए। कियोसाकी ने देखा कि वह दोनों एक जैसे ही सोशल मुद्दों को लेकर पैशनेट हैं। दोनों ही नेचुरली गिफ्टेड टीचर्स हैं जो अपनी नॉलेज दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। वह लोगों को उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में एजुकेट करना चाहते हैं। सोसाइटी में एक ऐसी दिक्कत है कि इकॉनमी के रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ठीक से न होने के कारण गरीब और मिडिल क्लास और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई, तेल के दाम, डॉलर की वैल्यू और मिडिल ईस्ट में हो रही जंग की चिंता बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है। ट्रंप और कियोसाकी मैरी जैसे साधारण लोगों की मदद करना चाहते हैं। मैरी को अपने पेरेंट्स से उनके गुजर जाने के बाद $1 मिलियन की प्रॉपर्टी जायदाद के तौर पर मिली थी। उस घर पर कोई कर्जा नहीं था और रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे थे।
मैरी अचानक से मिलियनेयर बन गई थी। हालांकि उसकी इनकम अभी भी पहले जितनी ही थी। मैरी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने जितना कमा लेती थी, पर उसके 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। वह इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड थी कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और पैसों का क्या करना चाहिए। अगर उनका एक बच्चा भी बीमार पड़ जाता तो वह बहुत बड़े कर्ज में डूब सकती थी। भले ही उन्हें अपने पेरेंट्स से इतनी प्रॉपर्टी मिली थी, फिर भी वह स्ट्रगल कर रही थी। मैरी को यह नहीं पता था कि चीज़ों से कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड नहीं था। अगर उनके पास सही नॉलेज होती तो मैरी को अपनी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल गया होता। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से डील करने के लिए और उस प्रॉपर्टी को फायदेमंद बनाने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी पता होती। इस बुक को इसलिए लिखा गया था ताकि इस बात को सबके साथ शेयर किया जा सके कि आम लोगों को अमीर बनने में दिक्कत क्यों आती है। ट्रंप और कियोसाकी लोगों को जागरूक करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। लोगों को यह सीखने की सख्त ज़रूरत है कि आज से ही बचत कैसे करें, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, और इसी मकसद के साथ इस बुक की शुरुआत हुई। Why we want you to be rich। हर इंसान नाम और शोहरत कमाने का सपना देखता है। हालांकि सबको पता नहीं होता कि ऐसा कैसे हो पाएगा। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको पैसे की घटती हुई वैल्यू की वजह जरूर पता होनी चाहिए। यह जानना भी जरूरी है कि आपको अपने पैसे सही तरीके से कैसे मैनेज करने चाहिए। लोगों का मानना है कि गरीबी की वजह बढ़ती हुई महंगाई है, पर ट्रंप और कियोसाकी हमें खराब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारे पैसे की वैल्यू हमेशा इसलिए कम होती रहती है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे छापती है। बहुत ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से हमारे पैसे की कीमत समय के साथ घटती जाती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि खराब फाइनेंशियल एजुकेशन का हम पर कैसे फ़र्क पड़ता है। एक अच्छी खासी चल रही कंपनी का कहना है कि $30 कमाने के बावजूद भी $40 का डिविडेंड देना एक अच्छी डील है। कंज्यूमर्स इसे आसानी से मान लेंगे क्योंकि वह पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं है, या यूँ कहें कि जानकार नहीं है, और फाइनेंस को सही तरीके से हैंडल करना नहीं जानते। वहीं अगर कोई ठीक तरह से एजुकेटेड मिडिल स्कूल का बच्चा भी होगा तो वह ऊपर बताए गए डील को नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि $30 की चीज़ कभी भी $40 के बराबर नहीं होगी। क्योंकि लोगों की बैकग्राउंड नॉलेज कम होती है, इसलिए लापरवाह कंज्यूमर्स धोखा देने वाली कंपनियों पर भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह कंपनी के मालिक अमीर होते जाते हैं। इसके अलावा लोगों के दिमाग में दूसरों पर जिम्मेदारी थोपने वाली मेंटालिटी भी भरी हुई है। वह अक्सर गलत काम कर देते हैं और गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि उनके किए हुए किसी भी फाइनेंशियल डैमेज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले। लोग अपने गलत तरीके से किए हुए कंजम्पशन की वजह से हुई दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं। यह हमारी सोसाइटी में चल रही कई प्रॉब्लम्स में से एक है। हम जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। नोएल का एग्जाम्पल देखते हैं। वह महीने में $400 कमाता है पर $500 खर्च कर देता है। वह लोन शार्क्स से लोन लेता है और फिर उन्हें पैसे देने के लिए बैंक से लोन लेता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नोएल का कर्ज बढ़ता ही जाता है, जिसकी वजह से वह एक कभी न खत्म होने वाले साइकिल में फंस जाता है। फाइनेंशियली एजुकेटेड और समझदार कंज्यूमर बनकर आप नोएल जैसे हालात में फंसने से बच सकते हैं। इन्वेस्टर्स 3 तरह के होते हैं। कुछ जो इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ जो सेफली इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वो आते हैं जो बहुत सारा पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आइए इन भाई बहनों का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे बड़ी एथेना एक नॉन इन्वेस्टर हैं। अपने रिटायरमेंट के बाद उन्हें उम्मीद है कि वह जिंदगी जीने के लिए और फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने के लिए अपने फैमिली, कंपनी और गवर्नमेंट पर निर्भर रह सकती हैं। बीच वाली बहन बेथ बहुत ही सेफली और सावधानी से इन्वेस्ट करती हैं। वह कभी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसे नहीं लगाती हैं और उनकी मेंटालिटी बचत करने वाली है। वहीं सबसे छोटा चार्ल्स सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला इन्वेस्टर है। अपनी बहनों से उल्टा वह बड़े प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करता है।
वह चाहता है कि जितनी भी पार्टी उसमें शामिल हो उनमें से सबसे ज्यादा फायदा उसे हो और वह इतने पैसे कमाता है जो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। चार्ल्स के जैसा बनने की कोशिश करें। महंगाई के बढ़ने का या पैसों की वैल्यू खत्म होने का इंतजार न करें। इसके बजाय और भी चीजें सीखें और आप अपने फाइनेंस को कैसे हैंडल करते हैं उसे इम्प्रूव करें। ऐसा करने से आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक सिक्योर और बेहतर फ्यूचर बनेगा। इन्वेस्टिंग टू विन। लाइफ एंजॉय करने के लिए है। रॉबर्ट कियोसाकी उस फेमस एडवाइस पर भरोसा नहीं करते जो लोगों को अपनी हैसियत में रहकर जीने के लिए कहती है। इसके बजाय उन चीज़ों पर अपने पैसे खर्च करें जिनसे आपको खुशी मिलती है और बचत करने में खुद के लिए इन चीज़ों की कमी न करें। बचत सिर्फ उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी जिंदगी सेफली चल रही है, पर सेफली चलने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि जिंदगी में कुछ भी सिक्योर नहीं होता है। किसी की भी जॉब कभी भी जा सकती है या स्टॉक मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। सिर्फ अच्छी एजुकेशन का होना काफ़ी नहीं है क्योंकि स्कूल बच्चों को पैसे और फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं सिखाते हैं। इसलिए जीतने के लिए लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रंप और कियोसाकी जैसे लोग अपनी हैसियत के अंदर नहीं जीते। इसके बजाय वह अपनी हैसियत ही बढ़ा लेते हैं ताकि वह जिंदगी को एंजॉय कर पाए। वह बाकियों की तरह सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचने के लिए या पैसे बचाने के लिए नहीं करना चाहिए। उनके साथ जुड़े रिस्क के बारे में न सोचें। इसके बजाय ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको ज़्यादा पैसे मिले। इस तरह से इन्वेस्ट करते समय आप जीतने के लिए खेल सकते हैं। सही इन्वेस्टमेंट चुनते वक्त आपको पैसे के 90/10 रूल को ध्यान में रखना चाहिए। यह रूल कहता है कि सिर्फ 10% इन्वेस्टर्स को 90% पैसा मिलता है। आसान भाषा में कहें तो सिर्फ टॉप 10% ही जीतते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपटीशन में सारे पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ चैंपियंस को ही प्राइज मिलता है। सिर्फ टॉप 10% प्रोफेशनल एथलीट्स ही 90% पैसा जीतते हैं। पर यह याद रखना जरूरी है कि टॉप 10% में हर कोई नहीं हो सकता है। आप हर चीज में टॉप 10% का पार्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि आप खुद को परखें। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप किन चीजों में अच्छे हैं? आप किसी भी प्रोफेशन में यूं ही नहीं कूद सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपको परखना होगा कि आपकी क्वालिटीज किस फील्ड में सबसे हैं। जिस इंडस्ट्री में आपके टैलेंट और मोटिवेशन मैच करें उसमें आप सबसे टॉप तक अपना रास्ता बना लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्सपीरियंस अपना एम्पायर बनाना था। ट्रंप लंबे टावर बनाने के लिए जाने जाते हैं। अपनी लेगेसी, विरासत बनाए रखने के लिए कैमलबैक रोड पर सबसे लंबी बिल्डिंग बनाने के लिए वह फीनिक्स, एरिज़ोना गए। एरिज़ोना में बनाए जाने वाली बिल्डिंग्स के हाइट पर रिस्ट्रिक्शन होती थी। ट्रंप का सबसे लंबी बिल्डिंग बनाने का सपना धरा रह गया था। वहां की लोकल गवर्नमेंट ने मीटिंग्स की और डिबेट किया कि ट्रंप को लंबी बिल्डिंग बनाने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। जब वहां के नागरिकों ने उनके प्लान के खिलाफ वोट किया तो उनका सपना टूट गया। बाद में उन्होंने उन्हें लंबी बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे दी थी, पर ट्रंप ने फिर उस एरिया में काम नहीं किया। वह वहां या तो खेल कर जीतने के लिए आए थे या फिर घर वापस जाने के लिए। ट्रंप समझौता नहीं करना चाहते थे। जब कियोसाकी ने उनसे इस बारे में पूछा तो ट्रंप ने उन्हें दुबई में अपने नए प्लान के बारे में बताया। वो वहां सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक और सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग बना रहे थे। इस तरह ट्रंप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के टॉप 10% का हिस्सा बन गए। रुकावट और रिस्क के बावजूद भी उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की ठान रखी थी। अगर आप मोटिवेटेड महसूस नहीं कर रहे हैं और हार मानना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ एक लड़के की कहानी है जिसे सोडा का बहुत शौक था। उस लड़के ने सोडा मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया और उसका नाम 3 UP रखा। बदकिस्मती से ये काम चल नहीं पाया क्योंकि वो अपने टारगेट मार्केट तक नहीं पहुंच पाया। उसने कई बार और कोशिश की और उसका नाम 4 UP, 5 UP और 6 UP रखा, लेकिन ये सब भी फेल हो गए। वह लड़का फिर भी मेहनत करता रहा और कभी भी अपने सपने को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। जल्द ही
उसने 7 यूपी सोडा बनाया जो बहुत हिट हुआ। इसलिए ये समझ लें कि हर किसी के अंदर जीतने वाली पर्सनैलिटी होती है। आपको बस उस पर्सनैलिटी तक पहुंचना है और कभी भी हार नहीं मानना है। अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। सोसाइटी में 90% पैसा टॉप 10% लोगों के पास है। जल्द ही यह रेशियो बढ़कर यहां तक जा सकता है कि 95% पैसा पॉपुलेशन के सिर्फ 5% अमीर लोगों के पास होगा। इस तरह से उनके पास देश को कंट्रोल करने की पावर होगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप किसी और के द्वारा कंट्रोल होना चाहते हैं या फिर एक विनर बनना चाहते हैं। What did you learn from school? बचपन में हम सभी ने प्रिंसेस, पायरेट यहाँ तक कि मरमेड बनने का सपना कभी ना कभी जरूर देखा होगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें एहसास होता है कि बचपन में जो सपने हमने देखे थे वह सोसाइटी में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए काफी नहीं है। फिर हम ऐसी जॉब ढूंढते हैं जो हमारे स्किल्स और वैल्यूज में फिट होती हो और उस जिंदगी की तरफ ले जाती हो जिसका हमने सपना देखा है। कुछ लोगों को हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद भी यह पता नहीं होता है कि वह आगे जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। कुछ सोफे पर बैठे बैठे रात के 2 बजे तक पोटैटो चिप्स खाते हुए 40 साल के हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि उनकी जिंदगी कहाँ गलत चली गई। वहीं कुछ अपना समय अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं और आखिर में उनके पास लग्जरी कार के साथ 4 फ्लोर वाला लग्जरी घर होता है और वह एक परफेक्ट लाइफ जीते हैं। कुछ लोगों को भले ही अपने सपने के बारे में पता हो पर वह उन्हें पूरा करने के लिए काम नहीं करते हैं। मोटिवेशन कम होने के कारण वह टेम्परेरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से उनके मन में हमेशा के लिए पछतावा रह जाता है। यह चैप्टर आपको आपके प्रोस्पेक्टिव प्रोफेशन को जानकर उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंचने कायम रखने की इम्पोर्टेंस बताएगा। सिर्फ अपना आइडियल करियर पता होने से आपकी जिंदगी सक्सेसफुल नहीं बन जाएगी, लेकिन जो करना जरूरी है उसे करने से ऐसा मुमकिन हो सकता है। अपने टाइम, हॉबीज और पैसे को मैनेज करना आना भी जरूरी है। अपने प्रायोरिटीज को सही से सेट करना, अपने शुरुआती गोल्स से आगे निकलना, जिन चीजों का अंदाजा नहीं है उनके लिए भी खुद को तैयार रखना और आप जिस दुनिया में एंटर कर रहे हैं उसके बारे में पता होना, यह सब सक्सेस पाने के लिए जरूरी है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे प्रायोरिटी को मैनेज करना और स्किल को इम्प्रूव करना आपके फ्यूचर पर असर करता है। तान्या और एल्फ्रेड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। टॉप स्टूडेंट एल्फ्रेड अपना दिन क्लास में लेक्चर सुनने में, जल्दी से जल्दी असाइनमेंट सबमिट करने में और फिर बाकी का समय दोस्तों के साथ बाहर जाने में बिताता है। वहीं तान्या, जो क्लास में सेकंड आती है, वह अपना दिन क्लास में लेक्चर सुनते हुए नोट्स बनाने में, अपना होमवर्क टाइम पर करने में और फिर आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई करने में बिताती है। जब उसका सेकंड ईयर शुरू हुआ तब तान्या क्लास में फर्स्ट आई और एल्फ्रेड के ग्रेड्स कम होने लगे। टॉप स्टूडेंट बनने के बाद भी तान्या ने कभी नोट्स बनाना नहीं छोड़ा और एग्जाम के दिनों में भी कभी ढील नहीं छोड़ी। वह पूरी कोशिश के साथ अपने सपने पूरे करते रही और हमेशा अपने कंपटीशन को ध्यान में रखती थी। समय बीतता गया और दोनों मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हो गए पर सिर्फ तान्या ने फिजिशियन लाइसेंस एग्जाम पास किया और एक लाइसेंस्ड डॉक्टर बनी। अपनी गलतियों से अनजान एल्फ्रेड खुद से सवाल करने लगा और जो समय उसने पढ़ने की जगह सोने और पार्टी करने में बिताया था उसे लेकर अफसोस करने लगा। तान्या और एल्फ्रेड दोनों ही लाइसेंस्ड डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज ने उनके सपने पर बहुत बड़ा असर डाला। तान्या ने एक भी सेकंड फालतू के डिस्ट्रैक्शन पर बर्बाद नहीं किया। उसके बजाय उस समय को उसने ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल किया जिससे वह और ज़्यादा बेहतर बन सके और खुद को इम्प्रूव कर सके। उसने ऐसी आदतें बनाई जो उसे जिंदगी में बड़े मौके पाने में मदद करेंगे। वहीं एल्फ्रेड ने टेम्परेरी आराम के लिए मौके को अपने हाथ से जाने दिया और बाद में अफसोस करता रह गया। Why do some people who want to be rich fail to become rich? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि कुछ लोग ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं जबकि आप जानते हैं कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं? क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आपने ऐसी क्या गलती की या उन्होंने ऐसा क्या किया जो आपने नहीं किया? लोग अलग अलग माहौल में बड़े होते हैं और दूसरों के साथ उनके अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं।
कुछ का परिवार बहुत सपोर्टिव होता है तो कुछ ऐसे परिवेश में पल बढ़े होते हैं जहां उन्हें नज़रअंदाज किया गया था। यह माहौल एक इंसान के किसी भी चैलेंज से निकलने की हिम्मत पर गहरा असर डालता है और आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि आपके एफर्ट्स काफ़ी हैं भी या नहीं। हर किसी के पास यह चुनने का मौका होता है कि वह सक्सेसफुल बनना चाहता है या नहीं। यह आपकी चॉइस है कि आप अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं या बैठकर दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम जिंदगी में अलग अलग लेवल की मुश्किलों का सामना करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना बोझ लेकर चल रहे हैं। जरूरी यह है कि आप उन चैलेंजेस को हैंडल कैसे करते हैं। इंसान अलग अलग तरह के पौधों के जैसा होता है। कुछ गमले में एक छत के नीचे बहुत देखभाल के साथ बड़े होते हैं। वहीं कुछ जंगल में आसपास खतरनाक जीवों के साथ बड़े होते हैं और उन पर नुकसान होने का खतरा ज्यादा होता है। फिर भी दोनों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। शायद उन्हें एक जैसे एक्सपीरियंस न मिले। किसी को अच्छी जिंदगी आसानी से मिल जाती है पर ऐसा तो नहीं है कि बाकियों को एक अच्छी और भरपूर जिंदगी नहीं मिल सकती। अगर एक घर में पाला गया प्लांट सक्सेसफुल होता है तो वह सिर्फ उसके माहौल की वजह से नहीं होता। ये उसके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की इच्छा और उस गमले से बाहर निकलने की हिम्मत की वजह से भी होता है। वहीं उस नज़रअंदाज कर दिए गए पौधे को शायद उस गमले के पौधे से ज्यादा पथरीले रास्ते मिले होंगे। उन दिक्कतों के बावजूद भी वह पौधा खिल गया। ऐसा उस पौधे को जिंदगी से जो मिला उससे समझौता करने के बजाय बेस तक पहुंचने की लगन बनाए रखने की वजह से हो पाया। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना और हिम्मत रखना ही सिर्फ सक्सेस तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है। आपको अपने स्किल्स को पहचानना भी आना चाहिए और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। टॉम और काइल का एग्जाम्पल देखते हैं। उन दोनों का सपना सेकेंडरी टीचर बनना है। दोनों की बहुत मेहनत करते हैं। उनमें सिर्फ एक बड़ा फर्क है जो उन्हें अलग बनाता है। टॉम ने जान लिया है कि मैथ्स में उसकी स्किल जबरदस्त है और वह लाइसेंस एग्जाम पास करने के बाद मैथ्स टीचर बनने की सोच रहा है। वहीं काइल में किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग पैशन नहीं है। उसने इंग्लिश पढ़ने का फैसला किया क्योंकि वह उसकी पहली लैंग्वेज थी। दोनों ही एग्जाम में पास हो गए और लाइसेंस्ड टीचर बन गए। टॉम अपने पैशन और बेहतरीन बनने की इच्छा की वजह से सोशल सीढ़ी पर बहुत तेजी से आगे बढ़ गया और अब वह एक एवरेज सेकेंडरी टीचर से 5 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। दूसरी तरफ काइल एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता और उसकी सैलरी बढ़ने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अपनी एबिलिटी को बेहतर बनाने और लंबे समय में अपने एम्बिशन को पाने के लिए एक सपोर्टिव और अच्छी तरह से नर्चर किया हुआ एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। जिस एनवायरनमेंट की दिक्कतों को मैनेज नहीं किया जा सकता उसे हैंडल करने का तरीका आपके सक्सेसफुल बनने की इच्छा को टेस्ट करेगा और रुकावटों को दूर करने के लिए आपको एक पक्के इरादे वाला इंसान बनाएगा। इसमें आपके अंदर छिपे जीनियस को खोजने और उसे अपने फायदे के लिए अपने जॉब में सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करने की इच्छा शामिल है। हमेशा याद रखें कि कोई भी सपना पूरा करना नामुमकिन नहीं है। यह आपकी लगन, हिम्मत और उसे पाने की इच्छा पर डिपेंड करता है। वाई डू यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? क्या आप कंट्रोल करने की पावर अपने हाथ में चाहते हैं? बहुत से इन्वेस्टमेंट इसलिए रिस्की होते हैं क्योंकि आपका इस बात पर कोई कंट्रोल नहीं होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जिन एसेट्स और मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं उनमें समय समय पर उतार चढ़ाव होता रहता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान होते रहते हैं। हालांकि जब आपका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होता है तब आपके पास कंट्रोल रहता है। आपको इस बात पर कंट्रोल मिल जाता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और आप अपने पैसों को कैसे रखते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बहुत से फायदे हैं। इससे हर महीने रेंट आता रहता है और उसका इस्तेमाल आप उस प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी लोन को भरने के लिए कर सकते हैं। आप अपनी ज़मीन पर कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी पर बिल्डिंग बना सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और फिर उसे किसी भी काम के लिए रेनोवेट करवा सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के बाद आप उसका रेंट भी बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट रियल एस्टेट के लिए टैक्स डिफरल, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, भी ऑफर करती है।
यह स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इन प्रॉपर्टीज का डेप्रीशिएशन आपके टैक्स को भी कम कर सकता है। इसे खर्चे की तरह काटा जाता है, जिससे आपको टैक्स में छूट मिलती है। इसके बावजूद रियल एस्टेट समय के साथ भी बढ़ता रहता है। उनके आसपास होने वाले इम्प्रूवमेंट के साथ उनकी कीमत भी बढ़ती रहती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का दूसरा बड़ा फायदा है उसका धीरे धीरे चेंज होना। यह स्टॉक और बॉन्ड मार्केट की तरह नहीं है, जहां हर सेकंड में फ्लक्चुएशन होता रहता है। जरूरी नहीं है कि ट्रंप और कियोसाकी अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इन फास्ट पेस वाले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। वे सही प्राइस और सही मैनेजमेंट के साथ अच्छी जगह में सही प्रॉपर्टी को चुनते हैं। जल्दी ही यंग जनरेशन टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस का सेंटर बनाकर इंटीग्रेट और इनोवेट करते हुए अपने एंटरप्राइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बहुत सी कंपनियां और जॉब बदल चुके होंगे, पर ट्रंप और कियोसाकी की प्रॉपर्टी को पुराना होने में अभी बहुत समय लगेगा। इसलिए जरूरी है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता हो। उस बिजनेस के सिर्फ अभी के मार्केट को न देखे बल्कि उसके असली और लंबे समय तक चलने के पोटेंशियल को देखे। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो आने वाले सालों में ग्रो करता रहेगा। स्टॉक और बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स लगातार बढ़ रहे प्राइस पर नजर रखते हैं। वह कम प्राइस पर स्टॉक खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब उसका दाम बढ़ेगा तब उसे बेच देंगे। एग्जाम्पल के लिए जॉन एक एवरेज इन्वेस्टर हैं। उन्होंने $50 का स्टॉक खरीदा। फिर वह उस स्टॉक बेचने से पहले उसके $70 या उससे ज्यादा होने का इंतजार करते हैं। हर दिन सुबह उठते ही जॉन सबसे पहले स्टॉक मार्केट को चेक करते हैं। वह अपने काम पर जाते हैं और वहां भी स्टॉक मार्केट को फिर से चेक करते हैं। वह ध्यान से मार्केट के फ्लक्चुएशंस को बार बार देखते रहते हैं और फिर एक दिन मार्केट अचानक से क्रैश हो जाता है। जॉन अपने स्टॉक्स को बेच नहीं पाए और अब उनके पास कुछ नहीं बचता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं। उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज और ऊंचे ऊंचे टावर हैं। उन्हें हर रोज अपने प्रॉपर्टी के दाम चेक करने की जरूरत नहीं है। मार्क बाहर जाकर अपना दिन एंजॉय करते हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगती है तो वह उसके बारे में पता करते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री नीचे भी चली जाती है तब भी मार्क के पास उनकी प्रॉपर्टी होगी और वह उन्हें कैसे मैनेज करना चाहते हैं इसके लिए कई अलग अलग ऑप्शन भी होंगे। इन दोनों में से साफ पता चलता है कि मार्क विनर है। इसलिए अगर आप बिजनेस में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो किसी इन्वेस्टमेंट का प्राइस थोड़ी देर के लिए बढ़ जाने से बेवकूफ न बने। ऐसा बिजनेस ढूंढे जो लंबे समय के लिए ज्यादा वैल्यूएबल बना रहे। रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी कम दाम पर खरीद सकते हैं और फ्यूचर में उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ट्रंप टावर का एग्जाम्पल लें। फिलहाल नया होते हुए भी उसने खुद का पहले ही नाम बना लिया है। उसे एक लैंडमार्क की तरह देखा जाने लगा है। इससे साफ पता चलता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद है। जिन एसेट्स पर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वह टैंजिबल या ठोस होते हैं और ऐसे होते हैं जिन पर आपका कंट्रोल होता है। आप उसे किसी और बड़ी और बेहतर चीज में डेवलप कर सकते हैं। यह बहुत लंबे समय तक के लिए रहता है और समय के बीतने के साथ साथ इससे आपके पास पैसा भी आता रहता है। कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने जाना कि कैसे ट्रंप और कियोसाकी लोगों को अपना पैसा बढ़ाना सिखाने के लिए अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने के लिए एक साथ आए। सही माइंडसेट रखना और यह सीखना कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। दूसरा, आपने समझा कि अपने पैसे को समझदारी से और फायदेमंद तरीके से कैसे मैनेज करना चाहिए, यह जानना कितना जरूरी है। आपने यह भी सीखा कि अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके पैसों की वैल्यू पर कैसे असर करता है। आपने 3 तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में भी जाना। एक होते हैं जो इन्वेस्ट ही नहीं करते, दूसरे वो होते हैं जो सेफली इन्वेस्ट करते हैं और फिर आते हैं वो जो बहुत सारा पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हमारा एम लास्ट इन्वेस्टर की तरह बनना होना चाहिए। तीसरा, आपने सीखा कि आप इन्वेस्ट करने में कैसे जीत सकते हैं।
90/10 रूल आपको अपनी ताकत और कमजोरी के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट ढूंढने में मदद करेगा। पता करें कि आप किस चीज में अच्छे हैं और उसके टॉप 10% का हिस्सा बने और फिर आपको 90% पैसा मिलेगा। चौथा, आपने प्रायोरिटी को मैनेज करने की इम्पोर्टेंस के बारे में और यह आपके फ्यूचर प्रोफेशन पर कैसे असर करता है, इस बारे में जाना। आपने समझा कि सक्सेसफुल होने के लिए जितनी जरूरत है उसे ज्यादा मेहनत करना कितना जरूरी है। पांचवा, याद रखें कि सक्सेस आपको नहीं चुनता है बल्कि आप सक्सेस को चुनते हैं। एक फेमस कोट में कहा गया है, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। वहीं इस बुक के दोनों ऑथर का मानना है कि फ्यूचर भी उसे देखने वाले के हाथ में होता है। अगर आप गरीब बैकग्राउंड से हैं तो यह आपके अमीर और सक्सेसफुल बनने के बीच की रुकावट नहीं है। छठा, आपने जाना कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और फंड्स में इन्वेस्ट करने के बजाय रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बहुत फायदे हैं। रियल एस्टेट में टैक्स बेनिफिट्स हैं, आपका कैश फ्लो सिक्योर्ड होता है, आपकी प्रॉपर्टी अप्रीशिएट करेगी और वह फ्यूचर में जल्दी पुरानी नहीं होगी। अगर आप ट्रंप और कियोसाकी जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में अच्छे नहीं हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अमीर बनने के रास्ते आसान नहीं हैं। रास्ते में आपको बहुत रुकावटें मिलेंगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा पर इसके रिजल्ट आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। मेहनत करते रहें और कभी हार न मानें और फिर आप मिलियनेयर या बिलियनेयर बनने के रास्ते पर होंगे।